लिटरली भाई मुझे रोना आ गया था। जो ड्रामेटिक इमोशंस पे बहुत ज्यादा रिलाई करती है। तो फिर राजा मौली के सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम, पर इससे होता क्या कि कहानी तुम्हें वो इमोशन फील नहीं करवा पाती, बल्कि तुम्हें उस इमोशन को इतने बड़े बड़े एक्शन सीन्स को बिलीवेबल बनाना लगभग इम्पॉसिबल। हमें 7-8 मिनट तक कटप्पा की बेबसी को फील। बाहुबली जैसी फ्रेंचाइज इंडियन सिनेमा में दोबारा बनना नियरली इम्पॉसिबल है। इवन राजा मौली भी इसे दोबारा नहीं बना सकते। सुनने में अजीब लग सकता है, पर इस वीडियो के लिए जब मैंने दोनों फिल्मों को दोबारा देखा, देन आई रियलाइज कि इसे बनाना कितना ज्यादा मुश्किल था, लगभग इम्पॉसिबल। इसीलिए अगर तुम राजा मौली की खुद की बाकी फिल्मों से भी बाहुबली को कंपेयर करोगे तो भी बाहुबली उनसे बहुत आगे है। और बात सिर्फ अच्छे प्रोडक्शन डिजाइन, कोरियोग्राफी, म्यूजिक, ह्यूज वर्ल्ड बिल्डिंग, माइंड ब्लोइंग सिनेमाटोग्राफी, लार्जर देन लाइव एक्शन और वीएफएक्स सीजीआई की ही नहीं है, बल्कि कुछ और है जो इसे मास्टरपीस बनाता है। और मैंने देखा है कि आमतौर पे ऐसे मौके पे लोगों के पास बोलने के लिए जब शब्द नहीं होते तो वो भगवान पे बिल फाड़ देते हैं। यानी कि राजा मौली के सर पे ऊपर वाले की ब्लेसिंग थी, जिसकी वजह से वो ये चमत्कार कर पाए वगैरह वगैरह। लेकिन फॉर्चुनेटली मैं नास्तिक हूँ, तो मैंने इसके रियल रीजन ढूंढने की कोशिश की और मुझे मिली भी। तो भाई लोग चलो सिनेफाइल के और एक एपिसोड को शुरू करते हैं, जहाँ सिनेमा को हम सिनेफाइल की तरह देखते हैं। तो फिर चलो भल्ला का अपने भाई के ताज से लेकर उसकी बेबी को छीनने तक का सफर इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या तुम मानोगे कि एक्शन सीक्वेंसेस, वीएफएक्स, सेट डिजाइन, इन सभी चीजों से ज्यादा बाहुबली फ्रेंचाइज को लार्जर देन लाइफ बनाने में प्रेम नैरेटिव का हाथ है? यही नहीं, बल्कि अगर स्क्रीन प्ले को इस टेक्निक के साथ नहीं बनाया जाता तो आज ये वीडियो भी नहीं बन पाती, क्योंकि बाहुबली इतनी एपिक होती ही नहीं। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। चलो तारीफ के पुल बाद में बांधेंगे, पहले तुम्हें बता देता हूँ कि ये होता क्या है। दरअसल इसमें दो कहानियां होती हैं, या फिर कहानी के अंदर कहानी होती है। एक मेन कहानी और दूसरी उसको प्रेजेंट करने के लिए यूज की जाने वाली कहानी। और इस टेक्निक का यूज ज्यादातर एपिक फिल्मों में किया जाता है। और वैसे तो इसके कई सारे टाइप होते हैं, पर हमारे काम के सिर्फ दो है। नंबर 1 फ्लैशबैक फ्रेम और नंबर 2 स्टोरी टेलिंग फ्रेम। और इनके नाम ही इनके हुनर की पहचान है। जैसे कि फ्लैशबैक फ्रेम में हमें प्रेजेंट टाइमलाइन से पीछे ले जाया जाता है और पूरी कहानी फ्लैशबैक में चलती है। एग्जाम्पल के लिए रणवीर कपूर की फिल्म रॉक स्टार में जॉर्डन का प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जहां वो रॉक स्टार बन चुका है, और फिर सीधा हमें पास्ट की टाइमलाइन में जंप करवाया जाता है, जहां जॉर्डन जवान है, और फिर पूरी फिल्म फ्लैशबैक में चलती है। वही दूसरी तरफ स्टोरी टेलिंग फ्रेम में कोई कैरेक्टर कहानी को बता रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए टाइटैनिक, जहाँ पे बूढ़ी रोज टाइटैनिक के डूबने के पहले की अपनी लव स्टोरी और रासलीला के बारे में सबको बताती है। ना बाहुबली में इन दोनों का यूज हुआ है, तो कटप्पा यहाँ पे स्टोरी सुनाना शुरू करता है और फिर दोनों फिल्में फ्लैशबैक में चलती है क्लाइमैक्स के आने तक, यानी कि स्टोरी टेलिंग प्लस फ्लैशबैक। पर तूने तो शुरुआत में बड़ी बड़ी बातें की थी, उसका क्या? अरे रुको यार, बता रहा हूँ ना। तो फ्रेम नैरेटिव के यूज ने बाहुबली फ्रेंचाइजी को बहुत सारी चीजों में हेल्प की है। उन दिनों की बात है, यानी कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, तब बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, ये मिस्ट्री उरी के स्टार फेवरेट होने से और करण जौहर के नुकसान झेल के नेपो को लॉन्च करने से भी ज्यादा बड़ी बन चुकी थी, जिसको ऑब्वियसली अच्छे से सेटअप किया गया था। खैर मिस्ट्री की बात हम आगे डिटेल में करने ही वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तुम इतना समझो कि स्टोरी के अंदर स्टोरी दिखाने की वजह से स्टार्ट से ही फिल्म की कहानी कई सारी मिस्ट्रीज को कैरी करते हुए आगे बढ़ती है। जैसे कि शिवगामी का बच्चे को अपने जान पे खेल के बचाना ना सिर्फ एक अच्छी हुक थी, जिसने हमें मूवी के स्टार्ट से ही एंगेज रखने की कोशिश की थी, बल्कि ये चीज शिवा के अराउंड शुरुआत से एक मिस्ट्री भी बिल्ड करके चलती है, जो कि इस फ्रेम नैरेटिव टेक्निक की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। अब तुम इसे ऐसे समझो कि अगर हम दोनों फिल्मों की कहानी को एक करके नॉन लीनियर की जगह स्ट्रेट फॉरवर्ड देखें, तो फर्स्ट पार्ट बाहुबली के जन्म से स्टार्ट होता और फिर सीधा पास्ट से चलते हुए पहले कालकेय का वध आता, फिर बाहुबली का राज्याभिषेक, फिर सारी राजनीतिक कहानी और फिर बाहुबली की मौत। उसके बाद शिवगामी शिवा को बचाती और फिर शिवा और भल्लाल देव की फाइट होती। कितना बोरिंग लगता है, क्यों है कि नहीं?
तो बेसिकली एक सिंपल सी रिवेंज स्टोरी को एपिक बनाने के लिए डायरेक्टर ने फ्रेम नैरेटिव के साथ नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग के ब्लेंड को इस तरह से यूज किया है कि हर सीन में एक बड़ी मिस्ट्री बनी रहती है जो कि अपने हीरो के मकसद से डायरेक्टली जुड़ी होती है। इसीलिए अगर शिवा का पहाड़ चढ़ना बोरिंग भी होता तो भी हम उसे देख लेते, क्योंकि एक सवाल जो स्टार्ट में ही सेटअप किया गया था उसके जवाब की तरफ शिवा पढ़ रहा होता है और उसके साथ हम भी। खैर, मिस्ट्री और स्क्रीन प्ले को अच्छा बनाने के अलावा डायरेक्टर ने 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्रेम नैरेटिव का यूज किया है जो कि हर एपिक फिल्म को फेस करने पड़ती है। अच्छा, उन प्रॉब्लम से पहले क्लियर कर दूं कि शिवा की जो स्टोरी है वो पहली स्टोरी है जिसका यूज राजा मौली ने असली कहानी सुनाने के लिए किया। यानी कि असली कहानी जो है वो बाहुबली की है, जहाँ पे नरेटर कटप्पा है और शिवा को सुनाने के बहाने ऑडियंस को बाहुबली की स्टोरी सुना रहा है। यानी कि बेसिकली शुरुआत से ही शिवा हमें यानी कि ऑडियंस को रिप्रेजेंट करता है। शायद ये भी एक रीजन है हमें मूवी के इमोशनल सीन इतने ज्यादा हिट करते हैं, क्योंकि हम सबकॉन्शियसली अपने आप को शिवा की जगह रखते हैं या फिर शिवा के कैरेक्टर को ऐसा डिजाइन किया गया है ताकि हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी को देख सके। खैर, तो उन 3 बड़ी प्रॉब्लम में से पहली है एक्सपोजन ओवरलोड। देखो क्या है कि फैंटेसी एपिक की वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत रिच होती है। इसमें किंगडम्स, मिथ्स, गॉड या फिर पावरफुल कैरेक्टर्स, कई सारे रूल्स और ब्लड लाइन जैसी बहुत सारी चीजें होती है। वहीं पे ऑडियंस का उन्हें जानना भी जरूरी होता है। पर अगर शुरुआत में ही डायलॉग या फिर वॉइस ओवर के साथ वो सारी इंफॉर्मेशन एक साथ उनके दिमाग में डालने की कोशिश की जाए तो वो फिल्म कम और लेक्चर ज्यादा लगने लगती है। जैसे कि 2021 की द इटर्नल्स, जिसके वीएफएक्स और विजुअल तो बहुत ही कमाल के थे, लेकिन शुरुआत के 20 मिनट में कॉमिक की बैक स्टोरी, सेलेस्टियल्स और टाइमलाइंस का इतना ज्ञान पेला जाता है कि चीजें बोरिंग होने लगती है या फिर लेक्चर लगने लगता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ऑडियंस अभी एंगेज नहीं है, उनका कैरेक्टर से कोई कनेक्शन नहीं है, तो उन्हें इस बात से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एवेंजर्स एंड गेम के वक्त इटर्नल्स कहाँ थे। उन्हें फर्क तब पड़ता जब वो पहले उनके साथ कनेक्ट हो जाते। और ये चीज राजा मौली को अच्छी तरह से पता थी कि उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, माहिष्मती के कानून कायदे, बिजल्दे और उसके भाई की कहानी, उनकी ब्लड लाइन। लेकिन अगर वो शुरुआत में ही उसे ऑडियंस के सामने रखते तो जैसा कि मैंने कहा, ऑडियंस को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, या फिर वो माहिष्मती की कहानी से बोर हो जाते, क्योंकि इंफॉर्मेशन विदाउट इमोशनल कनेक्शन लेक्चर फील होती है। इसलिए उन्होंने फ्रेम नैरेटिव का सहारा लिया, जहाँ हमें मेन बाहुबली की स्टोरी जिसमें इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है उसके पहले शिवा की कहानी दिखाई जाती है। और जैसा कि मैंने ऊपर कहा, शिवा यहाँ ऑडियंस को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे हमारी तरह उसे भी नहीं पता होता कि ऊपर क्या है। तो उसकी फैंटेसी से भरी जर्नी अपने आप ऑडियंस की जर्नी बन जाती है। वहीं पे उसके अराउंड जो मिस्ट्री होती है वो हमें इस दुनिया को जानने के लिए और ज्यादा क्यूरियस करती है। लेकिन वही अगर तुम बाहुबली की जो एक्चुअल स्टोरी है, जैसे कि कटप्पा सुना रहा है, उसको देखोगे तो उसमें शुरुआत में कोई मिस्ट्री नहीं है। यानी कि फ्रेम नैरेटिव के जरिए डायरेक्टर ने शिवा के अराउंड मिस्ट्री बनाई ताकि ऑडियंस को उससे कनेक्ट करने में उन्हें समय मिल सके। और फिर उसका पहाड़ चढ़ना, एक लड़की को यूनिक तरीके से पटाना, उस लड़की का देवसेना को छुड़ाने का मकसद, वहीं पे भल्लाल देव, कटप्पा और देवसेना के अराउंड घूम रही मिस्ट्री, इन सभी चीजों से हम मूवी में पूरी तरह से हुक हो चुके थे। यानी कि शिवा की स्टोरी क्रिएट करने का राजा मौली का मकसद पूरा हो चुका था। और इसलिए जब डायरेक्टर को ये यकीन हो जाता है कि अभी ऑडियंस पूरी तरह से एंगेज है, तो वो हमारे सामने कटप्पा के थ्रू इंफॉर्मेशन का लेक्चर रखती है। और सिर्फ इसीलिए हमें वो बोरिंग लगने की जगह अभी तक चल रही मिस्ट्री का पे ऑफ लगता है, जबकि एक्चुअली में वो पे ऑफ नहीं है, बल्कि बाहुबली और भल्लाल देव की कहानी का सेटअप है। क्या बात है भल्लाल, जब मैं राजा बनूंगा तुम होगे मेरे सेनापति। प्रॉब्लम नंबर 2, ऑडियंस डिस्टेंस। क्या है कि ऐसी एपिक मिथिक कहानियों में ऑडियंस को एक कैरेक्टर से ह्यूमन लेवल पे जोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज बाहुबली जैसे हीरो हद से ज्यादा परफेक्ट होते हैं। और जैसे आजकल लड़कियों को ग्रीन लाइट लड़के पसंद नहीं है, उसी तरह से मूवी में लोगों को आजकल हद से ज्यादा व्हाइट वॉश कैरेक्टर पसंद नहीं है। साला तभी मैं सोचूं बाहुबली 2 से ज्यादा पुष्पा 2 ने क्यों कमाए। लेकिन फिर इस प्रॉब्लम की वजह से राजा मौली अपने मेन कैरेक्टर को तो तोड़ नहीं सकते थे,
इसलिए उन्होंने फ्रेम नैरेटिव के जरिए शिवा की कहानी पहले रखी ताकि हम ह्यूमन लेवल पे उसके साथ जुड़ सके। और जैसे हम शिवा से जुड़े तो अपने आप बाहुबली से और उसके पास्ट से भी जुड़ गए, क्योंकि वो अपने हीरो का बाप है। इसे तुम अवतार पार्ट 1 से भी समझ सकते हो, जहाँ पे हमें एक्चुअली में पैंडोरा के लोगों से कोई लगाव नहीं होता, लेकिन हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि हम जैसा ही कोई उनके बीच जाता है और उनकी दुनिया को हम उसकी नजर से देखते हैं। मान लो जेक सुली अगर इंसान ना होके पैंडोरा का ही होता तब भी कहानी ज्यादा नहीं बदलती, पर ऑडियंस के लिए इन कैरेक्टर से जुड़ पाना मुश्किल हो जाता। प्रॉब्लम नंबर 3, इमोशनल कंटिन्यूटी। ये जो है ये एक ही इमोशन को थ्रू आउट मल्टीपल टाइमलाइन, सिचुएशंस, एक्शन, सेट पीसेस की चेंज होने के बाद भी सेम रखने का काम करती है। और क्योंकि बाहुबली फ्रेंचाइज इमोशंस पे बहुत ज्यादा रिलाय करती है, तो फिर राजामौली के सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई होगी कि एक ही इमोशन को दोनों पीढ़ियों के बदलते टाइमलाइन के साथ सेम कैसे रखा जाए। क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें ऊपर बाहुबली की ये जो कंप्लीट कहानी है उसको क्रोनोलॉजिकली बताया है, उसके हिसाब से तो शिवा की स्टोरी लास्ट में आती है। ऐसे में अगर हम पहले ही ये जान जाते कि बाहुबली के साथ क्या हुआ था और देवसेना कैसे 25 सालों तक जुल्म सहती रही, तो इसके काफी ज्यादा चांसेस थे कि शिवा की कहानी पे जंप मारने के बाद वो इमोशन लॉस हो जाते। इसलिए राजामौली ने प्रेम नैरेटिव के जरिए कटप्पा को शिवा को कहानी सुनाते हुए दिखाया। और यही नहीं बल्कि सीन को इतने अच्छे से फिट किया गया है कि शिवा और बाहुबली की कहानी और टाइमलाइन अलग अलग होके भी रिवेंज वाला इमोशन सेम रहता है। जैसे कि शिवा का अनजाने में देवसेना को छुड़ा के ले जाना ऑलरेडी उसे बाहुबली के कहानी में इवॉल्व कर देता है। उधर भल्लाल देव देवसेना के जाने से तड़प रहा है, यानी कि बेसिकली जो क्लाइमैक्स है उसे टीज करके छोड़ दिया जाता है, सिर्फ इसीलिए जब लास्ट में बाहुबली के मरने के बाद टाइमलाइन अचानक से बदल जाती है और हम पास्ट से सीधा प्रेजेंट में जंप करते हैं, तो हमारा इमोशनल कनेक्शन टूटता नहीं है, क्योंकि एक तो क्लाइमैक्स की कहानी पहले से ही टीज की जा चुकी थी और दूसरा कैरेक्टर की इमोशंस को वैसा ही रखा गया था। जहां 25 सालों से देवसेना बदले की प्रतीक्षा में होती है, वही कटप्पा अपने गिल्ट से मुक्ति पाने के लिए तड़प रहा होता है और भल्लाल देव बाहुबली को अपने हाथों से दोबारा मारने के लिए प्रतीक्षा में होता है। और इन सभी को रिलीफ देने के लिए लास्ट में जो आता है वो शिवा नहीं बल्कि खुद बाहुबली ही होता है, बेसिकली उसका पुनर्जन्म। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? अब देखो, जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया है उसके प्रूफ है मेरे पास। जैसे कि बाहुबली के मरने के बाद उसकी लाश पे भल्लाल देव का घाव करना सिर्फ उसकी नफरत को नहीं दिखाता, बल्कि ये भी दिखाता है कि वो बाहुबली को मारने के लिए कितना आतुर था। वो अलग बात है कि उसकी उससे फटती थी, इसीलिए बेचारा मार नहीं पाया। वही भी अपने प्रतिशोध के लिए देवसेना 25 सालों से लकड़ियां जमा कर रही होती है और कटप्पा भी देवसेना को छुड़ाने की हर बार नाकाम कोशिशें करता रहता है ताकि उसके किए गए पाप या फिर गिल्ट से बच पाए। और इन सभी के इमोशन जो है वो टाइमलाइन की जंप के साथ बदलते नहीं, बल्कि प्रेजेंट में इनको ग्रो होते हुए दिखाया जाता है। या फिर यूं कह लो कि बाहुबली के या फिर शिवा के आने से उनके पे ऑफ हमें मिलते हैं। अच्छा, तुम पुनर्जन्म के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, तो चलो उसका भी प्रूफ देता हूँ। तो बाहुबली के मरते ही शिवा का जन्म होता है, जो ये फोरशैडो करने के लिए रखा गया था कि ये बाहुबली ही है जो अपना बदला लेने के लिए वापस आया है। यही नहीं बल्कि शिवा के माहिष्मति में आते ही देवसेना बोलती है कि बाहुबली लौट आया और हमें शिवा को बाहुबली के गेटअप में भी दिखाया जाता है। और भल्लाल देव भी अपनी अधूरी इच्छा को लास्ट में यही कह के प्रकट करता है, दुख था कि मैं उसे अपने हाथों से मार नहीं पाया, तुम वही रूप लेकर वापस आए हो। हाँ, अब ये सच में पुनर्जन्म तो नहीं था, लेकिन इमोशनली कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए डायरेक्टर ने बड़े ही स्मार्टली हर कैरेक्टर के इमोशन को थ्रू आउट द फिल्म कैरी किया, ताकि जब टाइमलाइन चेंज हो तो भी इमोशन सेम रहे और इसी की वजह से पे ऑफ का असर बरकरार रहता है। इसको लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है,
स्पेशली इसके नाम की वजह से। डोंट टेल का मतलब लिटरली ये नहीं होता कि आप चार्ली चैपलिन बन जाओ, बल्कि नॉर्मली मूवीज में जहाँ शो डोंट टेल का परफेक्टली यूज किया जाता है उसमें भी 70% से ज्यादा डायलॉग होते हैं। यानी कि शो डोंट टेल का मतलब सिर्फ दिखाना नहीं होता, बल्कि शो डोंट टेल का मतलब ये होता है कि आप वो चीजें कहकर ना दिखाओ जिनको एक्शन और इमोशन के थ्रू और एम्पलीफाई करके प्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि पल्प फिक्शन का ये सीन। Sent a couple of cats over to his place. They took him out on his patio, threw his ass over the balcony. Nigga fell 4 stories. Had a little garden down at the bottom, closed in glass like a greenhouse. Nigga fell through that. यहाँ पे चाहे तो डायरेक्टर हमें बिग मैन को उस आदमी को खिड़की से फेंकते हुए भी दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरा तरीका यूज किया। इंडिया में इसका यूज लोकेश कनगराज भी करते हैं, जैसे कि केती में दिल्ली का ये डायलॉग। आप सिर्फ ये जानते हैं कि मैं 10 साल तक जेल में था, ये नहीं जानते कि उससे पहले मैं क्या करता था। अब मैं तुम्हें शो डोंट टेल और टेल डोंट शो में जो अंतर है वो बताने के लिए इनके एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वरना ये चीजें भी काफी ज्यादा काम करती है। यानी कि अगर सिचुएशन और सीक्वेंस को उस तरह से डिजाइन किया जाए तो डायलॉग हेवी मूवीज भी वो कमाल कर पाती है। पर मेरे कहने का मतलब यही है कि शो डोंट टेल का बेसिकली डायलॉग से कोई मतलब नहीं है। ये टेक्निक एक्चुअली में फीलिंग्स और इमोशंस को एम्पलीफाई करके दिखाने में काम आती है। यानी कि बेसिकली किसी भी कैरेक्टर की इमोशंस को स्पून फीडिंग ना करते हुए उसे एक्शन के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे कि शुरुआत का शिवगामी का ये सीन। यहाँ करीब 3 मिनट तक कोई भी डायलॉग नहीं है, पर सिचुएशन कितनी बुरी है ये हम समझ जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये डायलॉग भी आता है। परमेश्वर, तू मेरे पापों का प्रायश्चित चाहता है तो मेरे प्राण ले ले, लेकिन इस बच्चे को जीवन दान दे दे। और अगर ये डायलॉग नहीं होता तो हमें ये नहीं पता चलता कि ये बच्चा माहेशमती का राजकुमार है और उसकी माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही है, जो कि जल पर्वत के ऊपर रहती है। तो इस डायलॉग के बाद ऑडियंस खुद ये जो पहला वाला सीन है उसकी कहानी अपने आप बनाने लगती है, और इसे सही मायने में शो डोंट टेल कहते हैं, जहाँ सीन की सिचुएशन, कैरेक्टर की हालत और उसके एक्शन के थ्रू जो इमोशन निकल के आ रहे हैं उसके साथ डायलॉग को मिला के ऑडियंस के आगे रखा जाता है। चलो और एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, भल्लाल देव का सांड को मारना। उसमें भी 2-3 डायलॉग डाले गए हैं, जहाँ पे पहले महामंत्री भल्लाल देव को ये बोलता है, उस सांड को जंगल से लाए हुए 2 दिन बीत चुके हैं, अभी तक हम उसे वश में नहीं कर सके। और देखो जब सांड बाहर आता है तो उसके बॉडी से ही पता चल जाता है कि वो कितना पावरफुल है, पर उसके जंगली स्वभाव और गुस्से को दिखाने का काम ये डायलॉग करती है। सेम उसी तरह से भल्लाल देव के कॉन्टेक्स्ट में ये बोला जाता है, भल्लाल देव से टकराना है तो 1 नहीं 10 सांड बुलाने पड़ेंगे। तो इसे तुम सिंपली समझ सकते हो कि सांड और भल्लाल देव की जो लड़ाई होती है उससे हमें भल्लाल देव की पावर्स के बारे में बिना कुछ बताए ही बहुत कुछ पता चल जाता है। लेकिन बिजल देव का ये डायलॉग जो है वो उसे और इंटेंस और क्लियर बनाने का काम करता है, और इसी तरह से पूरे फिल्म में इमोशन के साथ इस टेक्निक का बहुत ही अच्छे से यूज हुआ है। जैसे कि शिवा का बचपन से जवान होने तक जल पर्वत चढ़ते हुए दिखाते वक्त भी इस जगह पे डायलॉग डाले गए हैं, जहाँ पे उसके दोस्त ये बताते हैं कि वो 40 गज से 100 बार गिर चुका है। अब जरा इमेजिन करो कि ये डायलॉग नहीं होते तो ये सीन कितना फीका पड़ जाता, क्योंकि शिवा का ऊपर चढ़ना बहुत कुछ बिना बताए एक्सप्लेन कर देता है। सबसे पहले तो उसकी ऊपर जाने की दृढ़ इच्छा, जो कि उसके पैदा होने के मकसद को फोरशैडो करती है, क्योंकि यहाँ पे शो डोंट टेल के जरिए राजा मौली ने माँ और बेटे के बीच इनविजिबल कनेक्शन या फिर फीलिंग को एस्टेब्लिश किया है, जो कि हमें आगे के सीन में भी कंटिन्यू होते हुए दिखती है, जहाँ शिवा देवसेना को छुड़ाने के लिए अवंतिका की वजह से जाता है, लेकिन उसी वीडियो में जकड़े हुए देखते ही उसके रिएक्शन ये होते हैं। यानी कि उसे भले ही पता नहीं है पर वो उस कनेक्शन को महसूस जरूर कर पा रहा है। यही नहीं बल्कि देवसेना को भी शिवा के माहेशमती में कदम रखते ही पता चल जाता है। अब वो चाहते तो यहाँ पे भी स्पून फीडिंग की जा सकती थी, जहाँ शिवा को बचपन से ही जल पर्वत चढ़ता हुआ दिखाने की जगह शिवा के दोस्त ये बोलते कि वो बचपन से ही जल पर्वत चढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ऊपर से उसे कोई पुकार रहा है। पर इससे होता क्या कि कहानी तुम्हें वो इमोशन फील नहीं करवा पाती, बल्कि तुम्हें उस इमोशन को बता दिया जाता किसी लेक्चर की तरह, और इसी को स्पून फीडिंग कहते हैं। वैसे शिवा के दोस्तों के इस डायलॉग का काम
ये भी होता है कि जब शिवा ये पूरा पर्वत चढ़ता है तो हम उस पे बिलीव करते हैं, क्योंकि हमारे पास उसकी दो वजह होती है। पहले तो हमें पता होता है कि वो बचपन से ही कई बार फेल हो चुका है, जो कि हमें एक्शन के थ्रू दिखाया जाता है। वहीं पे उसके दोस्त के डायलॉग के थ्रू उसे कंप्लीट किया जाता है। और दूसरी वजह होती है ये, जिसके लिए तो मैं भी एक ट्राई जरूर मारता। अब वो अलग बात है कि मेरे अपाहिज होने के चांसेस ज्यादा होते, लेकिन क्या करें। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। अच्छा, तुमने कभी ये सोचा है कि बाहुबली दोनों पार्ट में ऐसे ऐसे करतब करता है जिनको देखकर सुपरमैन भी शर्मा जाए, लेकिन हमें वो बिलीवेबल लगती है। जबकि अगर यही काम देवरा में एनटीआर मछली के पीठ पे बैठकर करने की कोशिश करे, या फिर वॉर 2 में अपने घुटने छिलवा के उल्टा दौड़ने की कोशिश करे, तो हम ये बोलते हैं बना दिए हो। नहीं, ये दोगलापन नहीं है, बल्कि इसमें भी शो डोंट टेल का ही हाथ है, जहाँ किसी भी कैरेक्टर के बड़े मुंह को दिखाने से पहले ही उसके बारे में हमें ऐसा कुछ दिखा दिया जाता है जो कि हमें आगे आने वाले उस बड़े सीन के लिए सबकॉन्शियसली प्रिपेयर करता है। जैसे कि अवंतिका को शिवा के उसकी खूबसूरती और उसकी औरत होने का एहसास करवाने से पहले ही हमें ये छोटा सा सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने सुंदरता को लेकर पहले से ही मोहित होती है। बस वो कर्तव्य के लिए उसे अनदेखा करती आ रही थी। उसी तरह से बाहुबली की जन्म लेती ही शिवगामी की उंगली पकड़ना भी उनके माँ बेटे के आने वाले रिश्ते को फोरशैडो करता है, जहाँ आगे शिवगामी भी बाहुबली को अपनी आधी गोद दे देती है, उसे अपना दूध पिलाती है, और वो भी पावर और अपनी जान से आगे शिवगामी को रखता है। इनफैक्ट उनके बचपन से लेकर जवानी तक दोनों किस तरह से होने वाले हैं, इसका भी बीज पहले ही बोया जाता है, जहां बाहुबली सबको साथ लेके चलना पसंद करता है। वही भल्लाल देव तो भल्लाल देव ही है, और उनके बचपन को भी छोड़ दो, उसकी नीयत कैसी होने वाली है उसका हिंट हमें इस सीन में पहले ही दे दिया जाता है, क्योंकि इससे पहले हम ये नहीं जानते थे कि भल्लाल देव राजा बनने के लिए किस हद तक जा सकता है, और अगर ये सीन नहीं होता तो गेम कितना पलट जाता तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इससे लिटरली कहानी का मेन विलन ही बदल जाता, या फिर हमें लास्ट में जब रिवील होता कि भल्लाल देव ही विलन है तो हमें ठगा ठगा सा महसूस होता। क्योंकि अगर दोनों फिल्मों को ध्यान से देखोगे, खास करके सेकेंड पार्ट को, जहां एक्चुअली में असली विलन पे फोकस रखा गया है, तो ज्यादातर टाइम बिज्जल देव ही आगे होता है। ऐसे में ये मिसअंडरस्टैंडिंग होना लाजमी थी कि महाभारत के शकुनी की तरह बिज्जल देव ने भी अपना बदला लेने के लिए अपने बेटे भल्लाल देव का यूज किया। पर भल्ला का ये सीन बिना किसी डायलॉग या फिर स्पून फीडिंग के ये एक्सप्लेन कर देता है कि राजा बनने की भूख भल्लाल देव की खुद की है, और वो भी बहुत बड़ी वाली। अब इसी चीज को पार्ट 2 में भी कंटिन्यू किया जाता है, जहाँ शिवगामी के बाहुबली को राजा बनाने के बाद भल्लाल देव बड़े ही प्यार से शिवगामी को ये दिखाता है कि वो राजा ना बनने से खुश है, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और पीछे बज रहा बीजीएम कुछ और ही कह रहे होते हैं। अब यहाँ पे भी स्पून फीडिंग करके भल्लाल देव क्या चाहता है उसकी भड़ास को डायलॉग के थ्रू दिखाया जा सकता था, जैसे कि हमें बिज्जल देव के बारे में इस सीन में बताया जाता है। पर राजा मौली ने बिना कुछ कहे सिर्फ 2 सेकेंड के एक्सप्रेशन से पूरी सिचुएशन को बयां कर दिया। अच्छा, इसके अलावा शो डोंट टेल का कंटिन्यूटी को बरकरार रखने में भी यूज किया गया है। इसकी वजह से अनबिलीवेबल सीन्स भी बिलीवेबल लगने लगती है, जैसे कि कुंतल देश के लोग बैलों को लेकर व्यापार, खेती बाड़ी जैसी चीजें करते हैं, ये हमें पहले ही दिखाया जाता है। और ये सीन सिर्फ 2 सेकेंड के लिए दिखाने की वजह से पिंडारियों के हमले में इतने सारे बैलों के इस्तेमाल और कटप्पा को उन बैलों के बारे में कैसे पता चला, ये चीजें बिलीवेबल लगती है। अब इसको सिनेमा में कंटिन्यूटी ऑफ स्टोरी लॉजिक कहते हैं, जिसके बिना बाहुबली के दोनों पार्ट्स में इतने बड़े बड़े एक्शन सीन्स को बिलीवेबल बनाना लगभग इम्पॉसिबल था। जैसे कि शिवा का शुरुआत में ही शिवलिंग उठाना उसके आगे किए गए बड़े बड़े कारनामों को जस्टिफाई करता है। बाहुबली का देवसेना के तीर को कुमार वर्मा के तीर से रोकना और सुअर को मारना, बाद में उसके 3 तीरों को एक साथ चला के सही निशाने लगाने को जस्टिफाई करता है। खैर, उसी तरह से पार्ट 1 में कटप्पा का सिंहासन के प्रति समर्पण पार्ट 2 में उसके बाहुबली को मारने को इलॉजिकल या फिर फोर्सफुल होने से रोकता है। तो बेसिकली शो डोंट टेल की हेल्प से डायरेक्टर ने ना सिर्फ ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स और लार्जर देन लाइफ एक्शन को बिलीवेबल बनाया, बल्कि कैरेक्टर्स की एक्शन के साथ डायलॉग, एक्सप्रेशन और इमोशन को सिचुएशन के साथ इस तरह से ब्लेंड किया कि उसकी वजह से दोनों मूवीज का हर सीन ऑडियंस को एंगेज रखने में कामयाब हो पाता है।
यही वो चीज है जिसकी वजह से बाहुबली द बिगनिंग ने 600 करोड़ कमाने के बाद भी उसके सेकंड पार्ट ने 1800 करोड़ से भी ज्यादा कमाए थे, यानी कि पहले पार्ट से ऑलमोस्ट ट्रिपल। या फिर केजीएफ पार्ट 1 ने जहां सिर्फ 250 करोड़ कमाए थे, वहीं पे सेकंड पार्ट ने 1200 करोड़ से भी ज्यादा कमाए थे। और अगर कंपैरिजन करने जाए तो परसेंटेज के हिसाब से केजीएफ पार्ट 2 बाहुबली 2 से भी ज्यादा है। देखो अभी तुम शाहरुख और प्रभास की तरह इधर भी कमेंट में यश और प्रभास को लेकर शुरू मत हो जाना, ठीक है। वैसे जो मेकर्स इस पॉइंट को समझ नहीं पाते उनका वॉर 2 जैसा हाल हो जाता है। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हें बता ही देता हूँ। तो एस्केलेशन अक्रॉस 2 फिल्म्स का मतलब होता है पार्ट 1 में जो चीजें दिखाई गई है उनको पार्ट 2 में डबल किया जाता है या फिर उसका स्केल बढ़ा दिया जाता है। और बड़ा करने से मेरा मतलब अगेन सिर्फ एक्शन सेट पीसेस, बड़े एक्टर्स और बिगर आइटम सॉन्ग ही नहीं है, ये तो बस बजट ही बढ़ाते हैं। मेरा मेन मतलब है इमोशन से। और इसके अलावा भी जो कुछ पार्ट 1 को अच्छा बनाता है वो पार्ट 2 में डबल किया जाता है या फिर करना पड़ता है। लाइक वर्ल्ड बिल्डिंग और डीप और एक्सपैंड की जाती है, कैरेक्टर्स ग्रोथ देखने को मिलती है, इमोशनल डेप्थ बढ़ानी पड़ती है और मॉरल चॉइसेस भी और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। और जब मैं तुम्हें बाहुबली के एग्जांपल्स दूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि राजामौली को क्यों ग्रेट डायरेक्टर्स की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि ऐसा करना जरूरी इसीलिए होता है क्योंकि ऑडियंस पार्ट 2 को सीधा पार्ट 1 से कंपेयर करती है। इसीलिए अगर पार्ट 2 पार्ट 1 जितना ही अच्छा बनाओगे तो भी काम नहीं बनेगा, आपको उससे बेहतर ही बनानी पड़ेगी। खैर, इसको सही से करने के लिए राजामौली ने बड़े ही स्मार्टली दोनों फिल्मों की थीम को एक ही रखा है। जैसे कि पार्ट 1 और 2 दोनों फिल्मों की हुक को ही देख लो, दोनों में शिवगामी किसी मिशन पे निकली है, पर डिफरेंस देख लो। जहाँ पे पार्ट 1 में एक तरफ शिवगामी अकेली पानी से लड़ रही है, वही दूसरी तरफ पार्ट 2 में बाहुबली इतना बड़ा रथ लेके अकेला आ रहा है, वो भी हाथी को मारने। क्लियरली स्केल पार्ट 2 का बड़ा है। हालांकि पार्ट 1 की हुक ज्यादा इमोशनल है। खैर, उसके बाद जहां पार्ट 1 में शिवा के एडवेंचर की जर्नी दिखाई जाती है, वही इधर दूसरी तरफ इमोशनल एस्केलेशन बढ़ा के उसमें गुस्सा, कपट, लालच और राजनीति सब कुछ ऐड हो जाता है, वो भी बहुत ही सीरियस लेवल पे, क्योंकि कहानी कैरेक्टर्स के डेप्थ में जा रही होती है। यानी कहानी में हीरोइन के आने से पहले जहां पार्ट 1 शिवा को हमसे कनेक्ट करने में लगा होता है, बाहुबली हमसे पहले से ही कनेक्ट हो चुका होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे षड्यंत्र और राजनीतिक डेप्थ को दिखा के डायरेक्टर पार्ट 2 को पार्ट 1 से आसानी से स्केल अप कर पाती है। वैसे दोनों पार्ट की थीम कितनी सिमिलर है इसका अंदाजा तुम इस बात से भी लगा सकते हो कि दोनों फिल्मों में हीरोइन की एंट्री ठीक 21.44 के आसपास होती है और दोनों को तलवार से फाइट करते हुए दिखाया जाता है। यही नहीं बल्कि दोनों हीरोज को दोनों हीरोइनें अपनी अपनी दुनिया में भी ले जाती है। और वहीं पे हीरो हीरोइन की लव स्टोरी के बीच में हमें पार्ट 1 में कटप्पा और भल्लाल देव के सीन दिखाए जाते हैं, उसी तरह से इधर भी वही दिखाई जाती है। लेकिन अगर इस तरह से भी दोनों को मैच करोगे तो पार्ट 2 का स्केल बड़ा है। एग्जाम्पल के लिए जहाँ पे अवंतिका एक सैनिक होती है, वहीं पे देवसेना एक प्रिंसेस, और ये सारी चीजें पूरे फिल्म में कैरी ऑन होती है। और हमारे काम की जो चीज यहाँ पे है वो ये है कि नैरेटिव फ्रेम की वजह से शिवा की कहानी जो डायरेक्टर ने आगे रखी थी उससे पार्ट 1 का हर सीन एक एस्टेब्लिशमेंट वाला सीन बन जाता है। और इसीलिए पार्ट 2 में उसी चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि चीजें पहले से एस्टेब्लिश हो चुकी थी। एग्जाम्पल के लिए पार्ट 1 में शिवा अवंतिका की वजह से अपनी माँ को छुड़ा के ले आता है, लेकिन वही पार्ट 2 में बाहुबली और उसकी माँ शिवगामी का रिश्ता पहले से ही स्टैब्लिश होने की वजह से डायरेक्टर देवसेना के जरिए उनमें दरार ला पाते हैं। यानी कि दोनों फिल्मों में माँ बेटे के बीच हीरोइन को रखा गया है, लेकिन पार्ट 2 में उसी रिश्ते को उन्होंने बहुत ही ज्यादा स्केल अप किया है। इतना ज्यादा खींचा है कि मूवी का सेलिंग पॉइंट वही है, क्योंकि इवेंचुअली बाहुबली के मौत का कारण उसकी मां शिवगामी और उसके बीच बड़ी दरारें होती है। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, ये तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगा है क्या? तो ठीक है, चलो फिर आसान एग्जांपल लेते हैं। तो जिनको भी ये समझ में नहीं आया उनके लिए सबसे आसान एग्जाम्पल होने वाला है इन दोनों फिल्मों के क्लाइमैक्स, जहां दोनों पार्ट में एंडिंग में एक महायुद्ध दिखाया जाता है। लेकिन दोनों को कंपेयर करोगे तो फिर पार्ट 1 में एक पपेट विलन कालकिया को मारा जाता है। अब कालकिया को क्लाइमैक्स में रखना भी एक मास्टर स्ट्रोक ही था, लेकिन उसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल मुद्दे की बात ये है कि पार्ट 2 में
हमें मेन विलन का खात्मा दिखाया जाता है। और अगर तुम दोनों क्लाइमैक्स को या फिर विलन्स को कंपेयर करोगे तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। मतलब कालकेय का मरना भल्लाल देव के आगे कुछ भी नहीं लगता और इसे कहते हैं ग्रेट एस्केलेशन अक्रॉस 2 फिल्म्स, जहां पार्ट 1 से पार्ट 2 को बहुत ही ज्यादा स्केल अप किया गया है, ना सिर्फ सिनेमेटोग्राफी, वीएफएक्स या फिर एक्शन के थ्रू, बल्कि इमोशंस, कैरेक्टर्स, ग्रोथ और हर एक चीज के जरिए। लेकिन हाँ, जितनी आसानी से मैंने तुम्हें ये सिमिलर थीम के बारे में बताया, ये मत समझना कि ऐसा करना राजा मौली के लिए आसान काम था। ये करना आसान हो सकता है वॉर 2 जैसी फिल्मों को, जहां पार्ट 2 की कहानी पार्ट 1 से टोटली डिफरेंट है और इन्होंने कबीर को छोड़ के सारे नए कैरेक्टर भर लिए। ऐसे में आयान मुखर्जी के पास एक क्रिएटिव लिबर्टी थी वॉर 1 से बेहतर कुछ करने के लिए। लिटरली वो स्केल अप के लिए कुछ भी कर सकते थे, कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं था सिवाय आदित्य चोपड़ा के। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? पर राजा मौली की सिचुएशन ठीक उससे उल्टा थी। दरअसल लोग कभी भी बाहुबली मूवी को 2 पार्ट में बनाना ही नहीं चाहते थे। वो तो कहानी इतनी बड़ी हो गई तो उन्हें ऐसा करना पड़ा और इसलिए ये चीज करना मुश्किल था क्योंकि उनके पास एक पूरी कहानी थी और अब उन्हें उसे 2 पार्ट में डिवाइड करना था। यानी कि सिचुएशन इतनी टाइट थी कि एक ही टाइम पे उन्हें पार्ट 1 में कौन से सीन और कहानी रखनी है और पार्ट 2 में क्या रखना है, दोनों को सोचना था। और ऐसे में सही डिसीजन ले पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि अगर तुम पार्ट 2 के लिए सब बचा के रखते हो क्योंकि ऑब्वियसली वो तुम्हारा पे ऑफ होने वाला है, तो फिर पार्ट 1 फीका पड़ जाएगा और अगर पार्ट 1 फीका पड़ गया तो फिर इसे कोई देखेगा ही नहीं और इसे कोई देखेगा ही नहीं तो पार्ट 2 काहे को बनाओगे तुम? बात तो सही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर तुम पार्ट 1 को बेटर बनाते हो तो मे भी पार्ट 2 उसकी स्केल को टच ना कर पाए क्योंकि कहानी का असली रसकस तो तुम पार्ट 1 में ही दिखा चुके हो। अब ये कितना मुश्किल है इसका अंदाजा तुम कल की और सलाह से भी लगा सकती हो। क्लियरली नाग अश्विन और प्रशांत नील ने राजा मौली जैसा ही कुछ करने का सोचा था लेकिन वो इस टेक्निक को सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, इसलिए कल की और सलार दोनों ही पार्ट 2 का सिर्फ सेटअप लगती है। यानी कि पिक्चर से आने से पहले जैसे हम लोग ट्रेलर देखते हैं उसी तरह से, जो कि एक तरह से ऑडियंस को धोखा देने जैसा हो जाता है क्योंकि दोनों डायरेक्टर्स ने अपनी असली कहानी बचा के रखी है, जबकि दूसरी तरफ बाहुबली पार्ट 1 का अपना सेटअप और पे ऑफ दोनों था। और इसको करने के लिए अगेन डायरेक्टर ने बड़े ही स्मार्टली शिवा और बाहुबली की कहानी को आधा आधा तोड़ के दिखाया है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में सेटअप के लिए शिवा की कहानी यूज होती है और पे ऑफ के लिए बाहुबली और भल्लाल देव की, लेकिन उसके पास क्लाइमैक्स के लिए कोई विलन नहीं था। पार्ट 1 में शिवा का कोई पर्सनल विलन था ही नहीं। वहीं पे बाहुबली और भल्लाल देव की दुश्मनी को उन्होंने पार्ट 2 के लिए बचा के रखा था। ऐसे में विलन का ना होने से क्लाइमैक्स फीका पड़ सकता था और इससे बचने के लिए उन्होंने इसको बनाया। निम्डा डोजरस टेल मी हर तबुश क्रैक ओइकनिम बुमला। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। और कालकिया सिर्फ विलन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया एक सेटअप है। इसको तुम बड़े ही आसानी से समझ सकते हो क्योंकि दोनों पार्ट में डायरेक्टर ने कंटिन्यूटी बहुत ही कमाल तरीके से की है। लेकिन जरा कालकी के पास्ट के बारे में सोच के देखो या फिर शुरुआत से ही कालकी के बारे में सोच के देखो, कोई हिंट या फिर कोई कंटिन्यूटी नहीं है। वो सीधा लास्ट में आता है और खत्म हो जाता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसे सिर्फ क्लाइमैक्स के लिए ही यूज किया जाना था। वैसे अगर तुम देखोगे तो दोनों कहानियों को आधा आधा तोड़ने से मेरा मतलब ये भी था कि पार्ट 1 में जहाँ पे शिवा से शुरुआत होती है और बाहुबली से एंड, वही पे पार्ट 2 की शुरुआत जो है वो बाहुबली से होती है और उसका एंड शिवा पे होता है। यानी कि दोनों कहानियों को बराबरी से जस्टिस दिया गया है और ये सारी चीजें इतने ब्यूटीफुली की है ना भाई कि मैं इस बंदे का बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। इसलिए मैंने कहा था कि बाहुबली वो फ्रेंचाइजी है जिसे खुद राजा मौली भी दोबारा नहीं बना सकते। हालांकि अभी एक हुकुम का इक्का मेरे पास बाकी है जिसके बिना पार्ट 2 कितना भी स्केल अप किया जाता पर उसकी इतनी हाइप नहीं बन पाती। तो क्या तुमने कभी बाहुबली फ्रेंचाइज को मर्डर मिस्ट्री की तरह देखा है? अगर नहीं तो बता दूं कि ये वही है और यहाँ पे डायरेक्टर ने 2 मिस्ट्रीज का यूज किया है। एक मेन मिस्ट्री कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा और दूसरी शिवा कौन है।
और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बाहुबली री रिलीज नहीं हुई है, लेकिन मैं पक्का कह सकता हूँ कि दोनों फिल्मों की कहानी को एक करने के लिए राजामौली ने पार्ट 1 का बहुत सारा पार्ट कट कर दिया होगा। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दूसरी मिस्ट्री यानी कि शिवा की जो मिस्ट्री है उसका यूज शायद इसीलिए भी किया गया था क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं ये डर था कि पार्ट 1 की स्टोरी इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी पार्ट 2 की है। मतलब तुम खुद पार्ट 1 की कहानी को जरा एक बार बिना मिस्ट्री के देखो। शिवा पर्वत चढ़ता है, अवंतिका से मिलता है, अपनी माँ को बचाता है और फिर हमें बाहुबली और भल्लाल देव के बचपन से लेकर जवानी तक का सफर दिखाया जाता है। बस यही कहानी है। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डायरेक्टर ने मिस्ट्री का सहारा लिया और तुम मानोगे नहीं पर इस मिस्ट्री का मूवी को पुल ऑफ करने में उतना ही हाथ है जितना कि एक टाइम पे विवेक ओबराय के करियर को डाउन करने में भाईजान का था। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? सॉरी भाई। तो कहने का मतलब ये है कि शिवा का बार बार ऊपर चढ़ना, पिंड को उठाना और इतना बड़ा जल पर्वत चढ़ के ऊपर जाना ऑडियंस इसीलिए बचा पाती है क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब शो डोंट टेल उसकी पावर्स को बिलीवेबल बनाने में कितना हेल्प करती है ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ, लेकिन उसके पावर्स को बिलीवेबल बनाने के अलावा उसके अराउंड चल रही मिस्ट्री हमें कहानी से एंगेज रखती है क्योंकि शिवा के साथ हम भी सेम इसी के बारे में सोचते हैं कि ऊपर साला है क्या और अवंतिका का मुकुटा उसे ही क्यों मिला। और जैसा कि मैंने कहा ये पूरी फिल्म या फिर शिवा की कहानी ही एक सेटअप की तरह थी, तो उसको एंगेजिंग बनाने के लिए डायरेक्टर ने विजुअल बड़े बड़े कारनामे और मिस्ट्री का ब्लेंड करके दिखाया है। मैंने कहा था ना डायरेक्टर को चीजों को मिलावटी करके बेचने में बहुत मजा आता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि ये वाली जो मिलावट है ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को और बढ़ा देती है। खैर तो जैसे ही वो ऊपर जाता है अवंतिका की एंट्री होती है और शिवा की तरह हम भी उसे अबला नारी समझती है क्योंकि ये सीन हमें वही दिखाना चाहता है, लेकिन उसके कैरेक्टर को चेंज करके सडनली हमें एक शॉक दिया जाता है। उसके बाद हमें देवसेना से मिलवाया जाता है, लेकिन उसका भी सिर्फ ऐसा लुक दिखा के उसके अराउंड भी मिस्ट्री क्रिएट की जाती है। उसके बाद कटप्पा का सीन आता है। अब देखो ये एक्चुअली में पार्ट 2 का जो ट्विस्ट आगे आने वाला है उसके लिए सेटअप किया गया था, लेकिन अभी के लिए हम विजुअली कटप्पा की तलवारबाजी से मोहित तो हो जाते हैं, यानी कि हमें हुक करने के लिए भी इसे यूज किया जाता है, पर हम कटप्पा के बारे में भी कुछ खास नहीं जान पाते। सेम उसी तरह से भल्लाल देव का सीन उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बोल के भी कुछ नहीं बोलता। जैसे कि हमें पता तो चलता है कि वो बहुत पावरफुल है और माहेशमती का क्रूर सम्राट है, पर एक्चुअली में उसका शिवा से क्या कनेक्शन है या फिर इन तीनों का शिवा से क्या कनेक्शन है ये हमें नहीं पता होता। अब यहाँ तक अगर तुम सारे सीन्स को जोड़ के देखोगे तो हर सीन को विजुअली बड़ा बनाया गया है, पर कैरेक्टर जो करता है उसके अराउंड मिस्ट्री भी क्रिएट की गई है। यानी कि शिवा के पिन को उठाने से लेकर भल्ला के सांड को पटकने तक फुल ऑन विजुअल ट्रेड पर मिस्ट्री के साथ। और अब यहाँ से कहानी पे ऑफ की तरफ बढ़ती है जहाँ देवसेना के जरिए हमें ये हिंट मिलता है कि शिवा उसका बेटा है। पर अगर तुम इस सीन को देखने जाओगे तो यहाँ से शिवा का और ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो जाता है। यानी कि अब तक ऑडियंस को जितना पता था उतना ही शिवा को पता था, लेकिन शिवा की मिस्ट्री के पे ऑफ के ठीक सामने यानी कि जब शिवा की मिस्ट्री खुलने ही वाली होती है उस समय हमें ये बता दिया जाता है कि देवसेना शिवा की माँ है। हालांकि शिवा को ये पता नहीं होता, वो पे कटप्पा उसकी तरफ है, ये ना तो कटप्पा को पता होता है और ना हीरो को। लेकिन पॉइंट ये है कि इसे कहती है ड्रामेटिक आयरनी। जब कैरेक्टर से ज्यादा ऑडियंस को पता होता है तब सिचुएशन के हिसाब से टेंशन, एंटिसिपेशन, अनइजी ह्यूमर या फिर डर को पैदा किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए दृश्यम में हमें पता होता है कि विजय ने बॉडी को पुलिस स्टेशन के नीचे छुपाया है, पर पुलिस ये बात नहीं जानती। इसलिए हर बार जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है या फिर नया क्लू मिलता है तो सिचुएशन में एक टेंशन क्रिएट होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि पुलिस के हाथ सलगावकर के गर्दन के कितने करीब पहुंचे हैं। सेम इसी तरह से अंदाज अपना अपना में हमें पता होता है कि असली तेजा कौन है, पर कैरेक्टर्स को उसको लेकर कंफ्यूजन में दिखाया जाता है जिससे कि ह्यूमर पैदा होता है। और सेम उसी तरह से मिस्ट्री खुलने से ठीक पहले जब हमें ये पता चलता है कि शिवा देवसेना का बेटा है तो उसी वक्त से एक एंटीसिपेशन बिल्ड होता है और हम ये सोचते रहते हैं कि शिवा को ये कब पता चलेगा कि वो ही देवसेना का बेटा है या फिर कटप्पा उसी की तरफ है। और भाई साहब जब उसे पता चलता है यानी कि जब फाइनली पे ऑफ मिलता है
तब तक ऑडियंस फुल्ली एंगेज हो चुकी होती है, क्योंकि राजा मौली एंटिसिपेशन को बहुत ज्यादा खींचती है। पहले शिवा बेहोश होता है, फिर देवसेना बेहोश हो जाती है और फिर शिवा और कटप्पा की फाइट शुरू होती है। हम उन दोनों की पावर से अभी तक अच्छे से वाकिफ होते हैं और हमें ये भी पता होता है कि ये दोनों एक ही टीम में हैं। इसलिए देखने वालों की फटी पड़ी होती है कि कहीं ये जोश जोश में एक दूसरे को टपका ना दे। तो अगर हम इस सारी मिस्ट्री को समराइज करें तो डायरेक्टर ने पहले एक मिस्ट्री क्रिएट की, फिर उसे विजुअल और हाई स्केल सीन से एंगेजिंग बनाया और फिर ऊपर से उस पे ड्रामेटिक आयरनी का तड़का लगाया। इसलिए ना तो हमें शिवा की पूरी कहानी बोरिंग लगती है और ना ही मूवी के सेकेंड हाफ में बस बाहुबली की स्टोरी को ही सेटअप करके हमें महेशमती के बारे में लेक्चर दिया जाने के बाद भी कुछ भी बोर फील नहीं होता, बिकॉज डायरेक्टर हमें पूरी तरह से हुक करने में कामयाब हो चुके होते हैं। वैसे क्या तुम्हें पता है कि एक तरह से पार्ट 1 जो है वो पार्ट 2 की जो मिस्ट्री होने वाली थी उसका सेटअप ही था। हाँ, ऑब्वियसली कटप्पा का ये बताना ट्विस्ट था कि उसे बाहुबली ने क्यों मारा, आई मीन कि बाहुबली को उसने क्यों मारा। लेकिन वो बड़ा फील करवाने के लिए कटप्पा के कुछ अहम सीन पार्ट 1 में पहले से ही फिट किए गए थे, जैसे कि उसका हद से ज्यादा वफादार होना, इवन भल्ला के साथ भी। उसके बाद कटप्पा और बाहुबली का बॉन्ड जिसको पूरे फिल्म में बिल्ड किया गया था। और ये सब कम था कि कटप्पा ही नरेटर निकलता है। ऐसे में कोई ये सोच ही नहीं सकता कि वही बाहुबली को मारेगा। और साला बाहुबली का कैरेक्टर भी सुपरमैन से कम नहीं था। ऐसे में कटप्पा ने उसे कैसे मारा, इसको सोच सोच के सब लोग पागल हो जा रहे थे। तो अभी तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि ये चीजें देवरा और सलार में काम क्यों नहीं की। क्या हुआ, अभी भी नहीं आया? कोई बात नहीं, पार्ट 2 के एग्जाम्पल से समझ जाओगे। तो पार्ट 2 पे ऑफ है, जहाँ पार्ट 1 में हर चीज सेट की गई थी, जैसे कि भल्ला की ताकत के लिए लालच या फिर कटप्पा की वफादारी और बाहुबली से बॉन्ड। इन सारी चीजों को बड़े पैमाने पे एक्सपीरियंस करने का मौका हमें पार्ट 2 में मिलता है। सारी चीजें ग्रो होती हुई दिखती है, यानी कि पार्ट 1 की तरह पार्ट 2 कैरेक्टर्स के अराउंड मिस्ट्री को बिल्ड करके नहीं चलता, क्योंकि डायरेक्टर को पता होता है जो भी उन्हें करना था वो सब पहले ही कर चुके हैं। इसलिए पार्ट 2 में उनका ध्यान हमें कैरेक्टर से और डीपली कनेक्ट करवाने में होता है। इसलिए पे ऑफ जो है वो हमें इतना हार्डकोर हिट होता है, क्योंकि तब तक हम बाहुबली से बहुत ही डीपली कनेक्ट कर चुके होते हैं। पर यहाँ पे भी पार्ट 1 की तरफ पे ऑफ खींचने के लिए डायरेक्टर ने ड्रामेटिक आयरनी का ही यूज किया है, जो कि बाहुबली की मौत को एपिक बनाने का काम करती है। जैसे कि हमें पता होता है कि कटप्पा यहाँ बाहुबली को मारने आया है, इसलिए उन दोनों का हर एक शब्द बहुत जोरों से लगता है। और अगर तुम देखोगे तो राजा मौली ने इसे और टेंस करने के लिए छोटे छोटे मोमेंट का यूज किया है, जो उन्होंने पहले ही प्लेस किए हुए थे, जैसे कि उनका एक दूसरे को तलवार पास करना या फिर बाहुबली का ये कहना, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। ये एक्चुअली में दिखाता है कि बाहुबली कटप्पा पे कितना भरोसा करता है। वाटर आयरनी नहीं, लिटरली भाई मुझे रोना आ गया था, जो ड्रामेटिक आयरनी की वजह से ही संभव हो पाया है। नहीं तो इमेजिन करो अगर हमें ये शिवगामी के बाहुबली को मारने का आदेश देने वाला सीन बाद में दिखा दे, तो कटप्पा के बाहुबली को मारते वक्त हमें शॉक तो लगता, लेकिन वो सिर्फ 2 सेकेंड का होता। जबकि यहाँ पे ड्रामेटिक आयरनी के जरिए हमें 7-8 मिनट तक कटप्पा की बेबसी को फील करवाया जाता है। तो अगर गलती से कोई भी फिल्म मेकर इस वीडियो को देख रहा है और फ्यूचर में बाहुबली जैसी सीक्वल बना के पैसे छापने का प्लान बना चुका है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बाहुबली में हुआ है वो कोई लक नहीं था या फिर कोई फॉर्मूला नहीं था, बल्कि यहाँ पे फिल्म मेकिंग की सबसे बेहतरीन ट्रिक का यूज राजा मौली ने बेहतरीन तरीके से किया था। और इसीलिए मैं समझ सकता हूँ कि इनको 5 साल क्यों लगे। तो अब अक्षय कुमार को प्लीज कोई जाके बता दो कि 5 साल फिल्म को इसीलिए लगती है, 5 महीने में ऐसी फिल्में नहीं बन सकती। खैर, बात करने के लिए तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर सब पे मैं अभी बात नहीं कर सकता। वैसे भी 5 साल की मेहनत को मैं एक वीडियो में तो कवर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ये मत समझना कि बाहुबली को बस यही चीजें मास्टरपीस बनाती है। ये तो बस स्क्रीन प्ले का हिस्सा है, जो सब कुछ मैंने तुम्हें बताया। अभी बहुत सारी चीजें हैं, अगर सही मौका मिला तो कभी उन पे भी बात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए टाटा बाय बाय।